ये बच्चा लोग कैसे हो? पढ़ाई लिखाई चल रही है अच्छे से? तो उम्मीद है कि जो मैंने पिछली बार आपको बताया था कि किस तरीके से आपको फार्मूले अलग से नोट कर लेने हैं, एक मेमोरी मैप बना लेना है, रिवीजन अच्छे से कर लेना है, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपने कर ली होंगी। आज फिर से एक बार मैं आपके सामने आया हूँ इस बात के लिए कि अब हमारे पास जो भी बचे हुए दिन हैं उसमें हम कैसे पढ़ाई करें, किस तरीके से करें कि अभी भी अगर हमने पढ़ाई नहीं की थी या डिमोटिवेटेड हो गए थे या लो कॉन्फिडेंस अपने को फील हो रहा है, तो कैसे अभी भी बचे हुए दिनों में हम जेईई मेंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपना मनचाहा कॉलेज या जितना अच्छा से अच्छा कॉलेज हो सकता है वो पा सकते हैं, अपना परसेंटाइल कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज हम लोग इस विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो लोग देखिए लगातार पढ़ रहे हैं, यानी जो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, उनको भी ये वीडियो फ़ायदा करेगा। और जो लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई ना की, मान लो साल भर मक्कारी करते रहे, केवल कोचिंग आते रहे हैं, बैठे बैठे कुछ नहीं किया, सोते रहे हैं, उनको भी ये फ़ायदा करेगा। क्योंकि अगर हम सोते रहेंगे अभी भी, तब तो पक्का मालूम है कि कुछ नहीं होना है। लेकिन अभी भी हमारे पास अगर आप देखें तो लगभग 6 सप्ताह लगभग बचे हुए हैं पेपर देने के लिए, और 6 सप्ताह बहुत सफिशिएंट टाइम है। अगर हम बहुत ज़्यादा नहीं भी कर पाएंगे तो मान लीजिए, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि अगर हमारा 40 परसेंटाइल है तो हम बढ़ा के 80 परसेंटाइल तक लाना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी 100 नंबर, 150 नंबर, 150 से 200 नंबर कैसे लाए जा सकते हैं, ये इन 40 दिनों में भी, 6 सप्ताह में भी हमारा पॉसिबल है। हाँ, जो बच्चा 2 साल जिसने सिंसियर पढ़ाई की है वो अगर इसको पढ़ाई करेगा और जो चीज़ें अभी मैं बताने जा रहा हूँ उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो उनका परसेंटाइल बढ़ करके और हो जाएगा। आपका स्कोर 200 आया था तो 250 हो जाएगा, 250 आया था तो 300 की तरफ आप भाग जाएंगे। तो देखिए, जो हम 40 दिन पढ़ करके क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हमने 2 साल नहीं भी पढ़ा है तो भी 40 दिन पढ़ करके हम एटलीस्ट 100 नंबर, 125 नंबर, 150 नंबर, और अगर हम पिछली बार 100 लाए थे तो 200 नंबर तक हम ला सकते हैं। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 250 आ जाए, 300 आ जाए, तो ये ना सोचे, ये उन्हीं बच्चों के लिए होगा जिन्होंने साल भर या 2 साल अच्छे से तैयारी की है और अब बचे हुए जो 6 सप्ताह है इसमें भी उसी टेक्निक को फॉलो करेंगे जो मैं बताने वाला हूँ। यदि आप उस टेक्निक को फॉलो नहीं करेंगे तो ध्यान रखिए, हो सकता है आपने 2 साल पढ़ाई की हो लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है नंबर आपके 150, पौने 200, 200 मैक्सिमम जाके ख़त्म हो जाए, एक आध बच्चे के ऊपर आएंगे। तो कैसे बढ़ाना है, जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से नंबर कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए आपको जो चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ उसको बहुत ही ध्यान से अपने को सुनना है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो डिटेल में हम लोग 2 साल, साल भर खुद देखते रहे, मैं आपको खूब बताता रहा हूँ। अब केवल कुछ बारीक चीज़ें बची हैं, या इसको कह सकते हैं कि फिनिशिंग ऑफ बचा है। उस फिनिशिंग ऑफ को यदि हमने अच्छे से कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अभी से 2 महीने बाद में किसी अच्छे कॉलेज में बैठे होंगे। तो हमें ये सोच के बैठना है कि कुछ ना कुछ तो अपना अच्छा हो जाएगा। आईआईटी में अच्छा हो जाए बहुत बढ़िया बात है, आईआईटी नहीं होगी तो हमें अच्छी एनआईटी मिल जाए, अच्छी एनआईटी नहीं मिलती है तो कोई साधारण एनआईटी मिल जाए, या गवर्नमेंट कोई कॉलेज में हमें पहुंचना जरूर है। अपनी अभी की स्थिति से हमें ऊपर पहुंच जाना है, तो इसके लिए अपने को फिर से कमर कस बांध लेनी है और जो भी कल तक किया है उसको भूल जाना। आज से क्या करना है उस पर फिर से फोकस करते हैं, और जो लोग मेहनत लगातार करते आ रहे हैं, मेहनत आया, उन लोगों को और आगे जाना है। क्यों? क्योंकि अगर अच्छी रैंक लानी है तो हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तो हमें उनसे अच्छा अगर करना है तो मेहनत छोड़नी नहीं है। तो जो लोग बिल्कुल जीरो पे बैठे हैं, डाउन एंड आउट हो गए, उनको भी ये वीडियो फ़ायदा करेगा, और जो लोग अच्छा कर रहे थे उनको भी ये वीडियो फ़ायदा करेगा। क्योंकि जब तक हम टॉप रैंक ना ले आवें तब तक तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस हमारे अंदर है ही। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर अभी तक आया इन दिनों में क्या रहा है कि हम बहुत दिनों से हमारा लाइव इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, घर पर बैठ करके हम पढ़ रहे हैं, तो इस कारण से हमारे अंदर क्या एक जेपर्डीनेस आ गई। जेपर्डी ने मतलब लेथार्जी ने जंग लग गई। तो अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ने में समस्या नहीं है, बच्चे 8-8, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, सिंसियरली पढ़ रहे हैं, लेकिन एक टारगेटेड पढ़ाई नहीं हो पा रही है, एक ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं हो पा रही, फोकस पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या कई बार बोर हो गए, डाउन एंड आउट हो गए, दिमाग पक गया, ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को दिमाग से बिल्कुल निकाल लीजिए, नए सिरे से नई ऊर्जा से अपने को ये जो बचे हुए 6 सप्ताह, कसम खा लीजिए कि ये 6 सप्ताह तो पढ़ना है भाई साहब। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो 6 सप्ताह तो आप पढ़ सकते हैं ना। तो ये 6 सप्ताह पढ़ने के लिए अपने को बिल्कुल वचनबद्ध हो जाना है। आप में से हर एक को, और मैं आपको बिल्कुल सुनिश्चित कर रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि यदि 6 सप्ताह भी आपने बिना मक्कारी के पढ़ लिए तो
आज जो स्थिति है या ये जो 6 सप्ताह बचे, यदि ना पढ़ेंगे तो जो स्थिति आएगी उससे आप 10 गुना अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो पहली चीज़ अपने को क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ अपने को क्या करनी है कि 45 दिन का अपने को हमें एक फ्रेमवर्क बना लेना है। इन 45 डेज में मुझे किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो जो लोग एडवांस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान रखें उनको भी ये फॉलो करना है। ये अगर हम फॉलो कर ले जाएंगे तो हमारा स्कोर जो है, जो 98 पर था वो 99 पे पहुंच जाएगा, जो 99 पर था वो 99.9 पे पहुंच जाएगा, जो 99.9 तक हो सकता है 100 पहुंच जाए। तो हमें पहले देखिए, अब चूंकि हमें एक मौका और मिल गया तो हमें इस बाधा को पार करना ही करना है। और दूसरा फायदा क्या मिलेगा, मान लीजिए हम भले एडवांस की अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो एडवांस की हमारी प्रिपरेशन लगभग है, उसके लिए भी हमको बाद में 3 सप्ताह के फिर से मिलने वाले हैं। और इस दौरान मैंने आपको सलाह दी थी कि एडवांस की तैयारी करें, जो लोग एडवांस के लिए कर रहे थे तो उनका लगभग तैयार है। अब फिर से जैसे मैंने बोला था कि जैसे ये हमारा जैसे नहीं T20 वर्ल्ड कप पास में आने वाला होता है तो हम T20 के शॉट्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो अब हमारा ये 6 सप्ताह के लिए जो टारगेट होगा ये जेईई मेंस फोकस होगा। जेईई मेन फोकस में जो तैयारी चल रही है, ध्यान रखें वो एडवांस के लिए बेकार नहीं जाएगी। जो एडवांस का लोअर 60% स्कोर आता है, 50% स्कोर आता है, वो उन्हीं बच्चों का आता है जो जेईई मेंस में अच्छा करते हैं। तो इसलिए अब सारा ध्यान अपने को जेईई मेंस की तैयारी पे लगा देना है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए सिलेक्ट होंगे, मुझे खुशी होगी ना कि हमारे क्लास का हर बच्चा किसी न किसी कॉलेज, जो जिस हैसियत का है, किसी को MITS मिलना है मिल जाए तो आपको भी खुशी होगी। और जिसको IIT मिलनी है वो IIT पहुँचे, जिसको IIT बॉम्बे पहुँचना है, CS मिलनी है वो IIT बॉम्बे पहुँचे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप अच्छे से अच्छा करें, लेकिन देखिए उसके लिए अल्टीमेटली मेहनत आपको करनी है। मैं देखिए 2 साल आपके साथ मेहनत करता रहा, पढ़ाने में भी, समझाने में भी, मोटिवेट करने में, टाइम टेबल बनवाने में। अब उनमें से जिसने इन चीज़ों को फॉलो किया होगा तो आपको फ़ायदा दिख रहा होगा, और अभी भी जो इस चीज़ को फॉलो करेगा उसको फ़ायदा इसका दिखेगा, ये आप बात लें। और कुछ बच्चे बहुत सारे निराश होकर के बैठ जाते हैं, फिर हताश हो जाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ इस वीडियो में, लेकिन बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे हाथ में क्या है, मेहनत करना। तो हम ईमानदारी से मेहनत करें। आप अपने से पूछें क्या हमने 2 साल ईमानदारी से मेहनत की है, और यदि आपका जवाब हाँ है तो आप देखेंगे कि आपने जो अभी तक पाया होगा जेईई मेंस में, जो भी पिछला स्कोर है वो अच्छा रहा होगा। और यदि खराब रहा है तो आपका उत्तर जरूर नहीं आएगा कि नहीं भाई साहब हमने 2 साल या साल भर मक्कारी पटकी थी, हमने ईमानदारी से काम नहीं किया था। तो उन सारी बीती बातों को एकदम यूँ लगाइए आग और उड़ा दीजिए धुएं में। आज से बिल्कुल नई शुरुआत, जैसे ये वीडियो खत्म होगा बिल्कुल अपने को जुट जाना है जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये प्रॉमिस करिए मुझसे नहीं, अपने आप से, कि नहीं अभी बचे हुए 6 सप्ताह मुझे बिल्कुल जो बताया जा रहा है उस टेक्निक को फॉलो करते हुए चले जाना। और इस भरोसे के साथ में, ध्यान रखें ये कोई मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको वीडियो नहीं समझा रहा हूँ कि भाई साहब इसमें ये मिलता है और ये निकल आएगा। आपके भविष्य के लिए बता रहा हूँ, और इस भरोसे के साथ आप मेहनत करेंगे कि जो बातें बताई जा रही है सही बताई जा रही है, क्योंकि इन्हीं बातों से लाखों बच्चों को फ़ायदा हुआ है। और पिछले सालों में, और मैं अपने निजी अनुभव से भी कह सकता हूँ कि जो टेक्निक मैं आपको बताता हूँ ऐसी नहीं होती कि मैंने किसी किताब में पढ़ी, किसी दूसरे ने मुझको, what I have experienced in my life and followed in my life, that I am going to tell you। तो आखिरी 45 दिन के 6 सप्ताह की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो देखें कि हमारे पास अगर 6 वीक्स हैं तो इसमें हम किस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ें करने के लिए। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहली चीज़ तो हमारे पास है कि हमें इम्पोर्टेंट सिलेबस, देखिए जो साल भर आपको पढ़ना है वो आप पढ़ चुके हैं, अब हमें केवल इम्पोर्टेंट सिलेबस को पढ़ना है। बहुत ध्यान से देखें इम्पोर्टेंट सिलेबस क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। पूरा अगर पढ़ने बैठ गए तो भाई साहब 2 साल में जब नहीं पढ़ पाए तो अब इन हम बचे हुए 6 सप्ताह में पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, तो भूल जाइए इस चीज़ को। दूसरी चीज़ है NCERT बुक्स। तो ये NCERT बुक्स की अपनी रीडिंग लगानी, जिनके पास ना हो तो ई पाठशाला में सब डाउनलोड फॉर्म में मिलता है, आप उसको कर सकते हैं। और इसके अलावा टेस्ट पेपर्स जो भी हमारे ऑनलाइन देखिए शुरू हो गए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस शुरू भी कर चुके हैं, तो टेस्ट पेपर्स। और तीसरी चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। भले ही इसको हम पहले लगा चुके हैं, ध्यान से देखिए हम लोगों ने, लेकिन इसको दोबारा फिर से करना है।
तो अब इसमें टाइम स्लॉट कैसे बांटना है, तो आप ऐसे समझ लें जैसे हमारे पास ये 6 सप्ताह है, तो ये तो हमारा देखिए रेगुलर चलता रहेगा, तो इसके लिए आपको समय बांटने की जरूरत है नहीं। एवरी संडे आप टेस्ट दे ही रहे हैं और खूब प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी, तो इसको भूल जाइए, तो रेगुलर हो गया। अब हमारे पास बचे ये देखिए चीज़ें, तो इम्पॉर्टेंट सिलेबस ये हम लोग लगभग मान के चलें 2 वीक्स में कर लेंगे। मैं 15 दिन लिख दे रहा हूँ, यानी 2 वीक्स। तो 2 वीक में हमारा इम्पोर्टेंट सिलेबस और 2 वीक में एनसीईआरटी। तो ये देखिए हमारे 4 सप्ताह ये चले गए, और ये 1 वीक में हमको ये करना है आखिरी में जाकर के, ये भी नहीं करना है, ध्यान रखें। 1 सप्ताह देखिए मैंने इसमें बचा दिया है अभी भी, वो 1 सप्ताह इसलिए बचा दिया कि इनमें से अगर कोई चीज़ हमारी छूट जाएगी तो वो आखिरी बचे हुए 1 सप्ताह में हम पूरी कर सकते हैं। अब इसमें आखिरी में आपको किसी को 7 दिन मिल सकते हैं, किसी को 10 दिन भी, वो डिपेंडिंग कि आपके जो टेस्ट की डेट आएगी वो कौन सी आने वाली है। तो अब इस पर एक एक करके हम डिटेल में बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए इम्पोर्टेंट सिलेबस क्या है, जैसे अब आपने पूरा पढ़ डाला है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब पूरा चैप्टर की पूरी थ्योरी के जो रजिस्टर थे वो हम नहीं पढ़ सकते, उनको एक किनारे कर दीजिए। और इसी के लिए मैंने आपको बताया था कि आप थोड़े शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे, तो जिन लोगों ने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए उनको फ़ायदा मिलेगा, जिन्होंने नहीं किया है उनको थोड़ा मेहनत ज़्यादा पड़ जाएगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सिलेबस का मतलब है कि जितने भी फार्मूले हैं, देखिए सब चीज़ें मैं लिख नहीं सकता हूँ, कुछ चीज़ें आप समझते जाएँ और आप चाहें तो खुद लिखते रहेंगे, कि जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उन इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। हर चैप्टर के फार्मूले मैंने आपको बताया था अलग से लिख लीजिए, और एक मैंने रिवीजन बुकलेट भी आपको दी थी, उस रिवीजन बुकलेट में से भी देख सकते हैं। इस समय पूरी थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, भूल जाइए आप इस चीज़ को। हर चैप्टर में से बैठ करके, जैसे मान लीजिए मैं फिजिक्स के एक एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे मैंने मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मन में उठाया था। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे ही मैंने उठाया तो हमें याद होना चाहिए कि अच्छा इसमें कूलेंट्स लॉ पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पता है, इलेक्ट्रिक ड्यू टू स्फीयर पता, नहीं पता तो फटाक से रिवाइज कर लीजिए। ये होता है पोटेंशियल, ये होता है पोटेंशियल कंसेप्ट, ये होता है। अगर अपने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं तो W = Q डेल्टा V होता है। गॉस थ्योरम क्या होती है, गॉस थ्योरम के केसेस कैसे निकालते थे, इंटीग्रेशन करके भी निकालते थे, और प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर क्या होती थी, और बस खत्म हो गया। अब इनके फटाफट फार्मूले अपने को दिमाग में लिखाते चले जाने हैं। फिर अपने को देखना है कि उस चैप्टर में रेलेवेंट क्वेश्चन कौन से हैं। रेलेवेंट क्वेश्चन का मतलब हो गया जो जेईई मेन पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक जो आपने क्वेश्चन लगाया उससे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। यदि नहीं हो जाएगा तो आपके पास प्रीवियस ईयर वाली बुक है, आपको क्वेश्चन उसमें नहीं लगाने, क्वेश्चन पलट के केवल ये देख लेंगे पिछले साल या पिछले 2, 4, 5 सालों में किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। केवल उसी पैटर्न के क्वेश्चन को आप रिव्यू करते जाइए कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये हमने लगा लिया है। साथ ही साथ जो प्रैक्टिस हम लोगों ने अभी क्वेश्चन में मैंने आपको दिए थे, वो उम्मीद है कि आपने लगा लिए होंगे। नहीं लगा लिए तो जेईई मेन वाले सेक्शन को उसमें से लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाने जान सके, केवल वो जो जेईई मेन वाला सेक्शन है उतना भी कर लेंगे तो चलेगा। 40-50 क्वेश्चन हर चैप्टर में से, और जो रिवीजन हम लोगों ने दिया है केवल उतने में से कर लीजिए। बहुत प्रैक्टिस का समय अब नहीं है, ध्यान रखें। एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन केवल करना है। तो पहले तो इम्पोर्टेंट सिलेबस, इम्पोर्टेंट का मतलब मैंने बता दिया, पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है, बल्कि केवल एक आपने जैसे चैप्टर उठाया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने रोटेशन उठाया, तो रोटेशन में पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है। अपने को फटाफट पे देखते हैं क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले पता है, क्या पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी आती है, क्या मुझे τ=α इक्वेशन याद है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन में कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं रोलिंग पे आता हूँ, तो V=R मुझे पता है। फिर इसमें एक बीटा फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, उसकी वजह से रोलिंग होती है, वो पता है। रोलिंग के केस में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी 0 होती है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी होती है, ऊपर Q2 भी होती है, एनर्जी और ये सब अगर इतना याद है तो आप फटाक से उस चैप्टर के जो सॉल्व एग्जाम्पल्स मैंने कराए हैं रजिस्टर में वो केवल देख डालिए। यदि आप और प्लस जो मैंने आपको असाइनमेंट भेजे थे रोटेशन और इन सब के, वो करते चले जाइए। जो चैप्टर बचे हैं वो मैं फिर से भेज दूंगा, तो उनमें से केवल जेईई मेंस वाले क्वेश्चन और या ज़्यादा जेईई एडवांस के जो सिंगल ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो आप लगाते चले जाइए। इस चीज़ को आपको डेली करना है। तो इंपॉर्टेंट सिलेबस का लगे नहीं कि अब हमें डिटेल में हर कंसेप्ट को पढ़ना है। हर चैप्टर को उठाइए, दिमाग में एक रिव्यू लाइए, और जो चीज़ नहीं आती केवल उसको पढ़ने की कोशिश करिए, और एग्जामिनेशन के पैटर्न पे जाने की कोशिश करिए। अब फार्मूलों के डेरिवेशन पे नहीं जाना है,
ऊट पटांग थ्योरी पे नहीं जाना है, कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स बुक में लिखे होते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा होता है, उसमें नहीं जाना है। पूरे चैप्टर की एक जो समरी होती है, जो एक सारांश होता है, उस सारांश को केवल अपने को समझना है और फटाफट फटाफट उसी चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने को करते चले जानी है। और ये सब हमें 2 सप्ताह में करना है। इसका मतलब अगर हम मान लें कि 11 से 12 तक 30 चैप्टर है, इसका मतलब पर डे आपको एक सब्जेक्ट में 2 चैप्टर के फार्मूलों के रिव्यू करने हैं, ध्यान दें। और उसी में जो सॉल्व एग्जाम्पल मिल जाएंगे बस उतना करना है। अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगा चुके हैं, नहीं लगाने, केवल जेईई मेंस टाइप के क्वेश्चन को साथ में लगाना है। इतना पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रख लें। तो आज से शुरू करेंगे आप, और ये काम बिना लिखे नहीं करेंगे। बिना नहीं लिखे करेंगे मतलब क्या हुआ कि हर चीज़ को हम पहले नोट डाउन करेंगे कि आज का टास्क मेरा क्या है। आज के टास्क में जैसे आपने लिख लिया कि मुझे, अब जैसे कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इनको भाई साहब रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़िंदगी भर करते आ रहे हैं, ये क्वेश्चन हो ही जाएंगे। तो कुछ चैप्टर, तो जैसे आपने चैप्टर की लिस्ट आपकी बनी होनी चाहिए, और जो मैंने कहा था आप बना लीजिए। उस लिस्ट में से फटाफट देखिए चैप्टर नंबर, अब ऑर्डर में न लाइए, आप तो देखते रहिए। पहला चैप्टर मान लीजिए आपका यूनिट डायमेंशन याद है, जो चैप्टर याद उनको छोड़ दीजिए, जो बचे हुए। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल से हर सब्जेक्ट में आपके कम से कम 5 से 10 चैप्टर ऐसे निकल आएंगे जिनको अभी आपको देखने की जरूरत नहीं, उनका सब कुछ लगभग याद है, वो हटा दीजिए। तो अब हमारे पास 20 ही तो बचे, अब 20 को मुझे 15 दिन में करना है। तो आज का आपका टारगेट सेट होना चाहिए। और ध्यान से देखिए, एक रजिस्टर बनाइए, उस पर लिखिए कि व्हाट इज द टास्क ऑफ टुडे। ये चैप्टर मुझे रिवाइज करने हैं, 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 मैथमेटिक्स, ये करने हैं। अब इन 2 का कॉम्बिनेशन आप ऐसे बना सकते हैं कि एक चैप्टर थोड़ा बड़ा ले लीजिए, छोटा ले लीजिए, एक 11th ले लीजिए, एक 12th ले लीजिए। यदि आपने 11th नहीं पढ़ा है तो आपको और बढ़िया है कि 12th वाला ही केवल उठा लीजिए, लेकिन उठाइए। लेकिन केवल 12th पढ़ोगे, 11th रिवाइज नहीं करोगे तो स्कोर हमारा 150 क्रॉस नहीं कर पाएगा, 125 240 के आसपास रुकेगा जाके। देखिए जो बात है साफ है, 11th के कुछ चैप्टर साथ में जरूर लीजिए। तो इस तरीके से अपनी सहूलियत से 2-2 चैप्टर हर सब्जेक्ट में लिखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, जिसमें थ्योरी पढ़नी है उसमें थ्योरी। जैसे अब केमिस्ट्री करना है तो केमिस्ट्री में एक ऑर्गेनिक आप ले लें, एक फिजिकल ले लें, फिर एक इनऑर्गेनिक ले लें, एक फिजिकल ले लें, ऐसे आप कर लें। इस तरीके से आप रिवाइज कर डालिए। सारे बेसिक मामले, सारे बेसिक थ्योरी ये बिल्कुल याद होंगे। अगर आपको फिजिक्स और मैथ के केवल फार्मूले भी याद रहेंगे ना, तो आप ये मान के चलिए कि 25 में से कम 10-10 क्वेश्चन आप केवल फार्मूलों की दम पे कर लेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। तो इसलिए आप सारे फार्मूले अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, सारी थ्योरी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और ये सारा काम 15 दिन में अपने को कर लेना है, जो भी हमारे चैप्टर उसमें लिखे हुए हैं। अब जो चीज़ ऐसी आ रही कि जिस चीज़ में थोड़ा सा अपन, जैसे हमने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फटाफट फटाफट करते चले गए, मान लीजिए गॉस लॉ पे दिक्कत आ रही तो गॉस लॉ को थोड़ा ज़्यादा समय दिया, जो चीज़ याद है उसको पलटते जाइए। सिर्फ ये देखना है कि डू आई रिमेंबर द फॉर्मूला, डू आई रिमेंबर द थ्योरी और कंसेप्ट और द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वर टोल्ड, बस दैट इज सफिशिएंट। और कॉन्फिडेंट रहना है। इस डेटा को जितना स्ट्रॉन्ग आप कर लेंगे तो ये अपने को पर डे लिखना जरूर है। यदि आप नहीं लिखेंगे तो अभी भी आप समझ लीजिए कि आपसे कुछ नहीं होने वाला, फिर आप चुपचाप बैठ जाइए। तो लिखिए डेली कि आज ये चैप्टर फिजिक्स में 2-2 चैप्टर कम से कम, और बहुत आप कम से कम, अब आपको देखिए घर पे बैठे हुए हैं, ट्रैवलिंग टाइम और सब बच रहा है, तो कम से कम इस समय आपको 10 से 14 घंटे पढ़ाई निकल आनी चाहिए। और 10 से 14 अगर आप ईमानदारी से कर लेंगे तो जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ईजिली फॉलो हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा आप क्वेश्चन में नहीं घुसना है, मैं आपको बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट थ्योरी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और उनसे रिलेटेड जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है, बस इतना ही अपने को करते हुए जाना है। सवाल करने की टेक्निक, इसलिए सॉल्व एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि हर टाइप के सवाल को हम लोगों ने अपने एग्जाम्पल में कवर अप किया हुआ है, वो अगर आप कर लेंगे तो अपना सफिशिएंट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? ज़्यादा देखना हो तो जेईई मेंस के जैसे ये है, एक सप्ताह में आप पिछले केवल 7-8 पेपर ही करने हैं और उससे ज़्यादा करने भी नहीं हैं। तो उससे पहले वाले जो पेपर हैं, जो 2001, 2, 3, 4 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उसके सोल्यूशन देख लीजिए। जरूरी नहीं कि आप अपने आप करिए। आपने पिछले साल वाला उठाया इसका, जब इसका रिवीजन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं आपके पास कोई बुक हो उसी से देखें। आपने फटाफट थ्योरी रिवाइज कर लिए, फॉर्मूले रिवाइज कर लिए। अब जैसे आपने मान लीजिए कोई काइनेमेटिक्स रिवाइज कर लिए, तो फटाक से आप जेईई मेंस वाली बुक उठाइए, आपके पास होंगे। जेईई मेंस वाली बुक उठा करके उसमें से पलट करके देख लें कि अच्छा, पिछले साल के जो 1-2 पेपर हैं वो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो हम आखिरी में प्रैक्टिस के लिए रखेंगे। पिछले साल के पेपर देख लो तो 16 है, बहुत है, तो उनको छोड़ दीजिए।
पिछले बार के सारे क्वेश्चन देते हैं, अच्छा इस टाइप का, पहले तो मन में सोल्यूशन सोचिए कैसे होगा, फिर न समझ में आ गया तुरंत देख लीजिए, हमें करने की अब जल्दी में नहीं पड़ना है, हमें देख के भी समझ में आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये काम 15 दिन तक केवल ये करना है, ध्यान से देखिए और कुछ नहीं करना है, टेस्ट ये चलते रहे। जैसे ये 15 दिन हो जाए इसलिए लिख के करना है, अगर आपने लिख के नहीं किया तो मैं फिर बता रहा हूँ फिर कुछ नहीं होने वाला है। इसको लिख लीजिए। फिर हम आते हैं एनसीईआरटी बुक्स पर। अब एनसीईआरटी बुक में से अपने को क्या पढ़ना है? जो चैप्टर जेईई मेंस में स्पेशली पूछे जाते हैं, आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, उनको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे फिजिक्स में देखें तो सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन है, डिफ्रैक्शन का चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये वाले जो चैप्टर हैं इनको अच्छे से पढ़िए और इनके सारे क्वेश्चन जो पीछे दे रखे हैं वो आपको लगाने हैं। तो ये चैप्टर ऐसे अगर आप देखेंगे तो संख्या में आपको 5 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे पर सब्जेक्ट, तो इनको तो अच्छे से करेंगे, पहले इसको कर लेंगे ताकि हमारा 80% 90% सिलेबस 15 दिन में तैयार हो गया। फिर हम इस वाले पार्ट में आएंगे। तो पहला काम क्या करना है, जो जेईई मेंस स्पेशल वाले टॉपिक बताए गए थे उनको आप अच्छे से रीड कर लेंगे, पीछे जो उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी ट्राई कर लेंगे। इतना काम कर लिया। बाकी क्या करना है, बाकी बचे हुए दिनों में, चूंकि ये काम 5 दिन 6 दिन का है, बाकी दिनों में क्या करना है, हर चैप्टर के यानी 11 12 दोनों मिला करके आप पीछे जो मिसलेनियस उसमें प्रॉब्लम दे रखी होती है, एक तो हमारी दे रखी होती है नॉर्मल वाली, एक मिसलेनियस प्रॉब्लम होती है और सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं। तो सॉल्व एग्जाम्पल्स देखते हुए जाइए, जरूर देख लेंगे, और मिसलेनियस वाले जो क्वेश्चन है उनको जरूरी नहीं कि पूरे कर ही लें, समय आपके पास है तो कर लें, और नहीं समय है तो कम से कम रिव्यू कर लें, या जैसे देखा कि 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं उसमें से 3 कर लीजिए, 2 ऐसे ही देख लीजिए, लेकिन ट्राई जरूर कर लें। क्योंकि जेईई मेंस के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो स्पेशली जेईई मेंस टाइप के ही होते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए होते हैं, और कई बार तो डायरेक्ट उसी से उठा करके क्वेश्चन आ जाता है। तो जो थ्योरी और ये सब आपने यहाँ पे कंप्लीट किया था और हो सकता है कोई पॉइंट छूट गया होगा, तो वो जैसे ही आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे तो वो पॉइंट आपके वहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो ये इसके पिलर मटेरियल की तरह आपका काम कर जाएगा। तो एक तो हमारा जेईई मेंस का पैटर्न सेट हो जाएगा और दूसरा फिलर मटेरियल हो जाएगा, और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी बुक में ही मिलते हैं, वो पॉइंट अपने को मिल जाएंगे। तो जो जेईई मेंस स्पेशल वाले टॉपिक है उनकी थ्योरी भी अच्छे से पढ़नी है, रीडिंग जरूर लगानी है एनसीईआरटी से समझ के, और क्वेश्चन भी करने हैं। बाकी चैप्टर्स के केवल जो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन उनको आपको लिखित ढंग से डेली लिखना है, ध्यान रखें ये सभी चीज़ के लिए है, बिना लिखे नहीं करना, ध्यान रखें। यदि बिना लिखे करोगे तो परिणाम नहीं आएगा जो मैं चाहता हूँ, और यदि आपने कर लिया तो आप जो सोच रहे हो आज आप अगर बिल्कुल बैठे हो तो 150 नंबर लाना आपके लिए बिल्कुल आसान काम हो जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो इसलिए लिख करके ये आप अगले 15 दिन में कर लेंगे। ये जब पूरा तैयार हो जाए फिर ये बचे हुए 1 सप्ताह में आप 1 पेपर डेली लगा पाते हो, 2 पेपर डेली लगा पाते हो, वो आपकी क्षमता अनुसार है। फटाफट लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर डालिए, पहले लास्ट ईयर के सारे पेपर करिए, और ना क्वेश्चन जो आगे उसका सोल्यूशन देखिए, ध्यान देखें, सोल्यूशन देख के भी अपने को कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये काम कर डालिए। अब जब ये काम हो जाएगा इसके बाद ये अपना चल ही रहा है, आखिरी में 1 सप्ताह जब बच जाए फिर ईमानदारी से बैठ करके देखें, चूँकि आपका डेली लिखा हुआ काम है, और यदि आपने नहीं लिखा हुआ तो फिर आपको मेमोरी बेस करना पड़ेगा, और मेमोरी हमारी बहुत ज़्यादा हमारा साथ देती नहीं है, जब खासकर जब हमें कोई ऑर्गेनाइज्ड काम करना होता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो चैप्टर लिखे थे यहाँ उसमें देख लेंगे कुछ एक ऐसी चीज़ें जो भूल रही हैं, उन भूली हुई चीज़ों को आप अच्छे से देख डालिए। 1 सप्ताह उस बफर के लिए जो फार्मूला भूल रहे हैं, रिवीजन में जो चीज़ें छूट गई थी वो आप आखिरी के 1 सप्ताह में जाके कर लीजिए। आखिरी के 1 सप्ताह में कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही करना है कि जो चीज़ भूल रही है या कम रह गई थी उसको आप अपना करना शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर होकर के पहुँचेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आपके पिछले बार 20 नंबर आए थे तो इस बार 100 नंबर आएंगे, 100 आए थे तो 170 नंबर आएंगे, और अगर 150 आए थे तो 200 आएंगे, और अगर 200 आए थे तो 250 हो जाएंगे, और 250 वाले के 280 हो जाएंगे। तो इस और ये अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार इतने दिन में ऐसा कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। ध्यान से देखें, क्योंकि हमने जो पढ़ा है, ध्यान से कि भले ही हमने साल भर 2 साल मक्कारी की हो, लेकिन ऐसा थोड़े कि जो चैप्टर पढ़े उनके हमें टर्म नहीं याद है, हमें नाम नहीं पता है कि हमें गैल्वेनोमीटर क्या होता है, या व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, या एमीटर काम कैसे करता है, ये सब पता है। वो एग्ज़ाम के ढांचे में जो बंधना चाहिए
वो ढांचा भी हमारा बिखरा हुआ, बिकॉज वी वर नॉट फोकस दैट टाइम, या हम ज़्यादा डिस्परेट थे, परेशान थे, वॉट एवर वॉज द रीज़न, लेकिन हमारा रिजल्ट वो नहीं रहा जो होना चाहिए। तो अब आप इस तरीके से करिए, और इस तरीके से चैप्टर कोई भी नहीं छोड़ना है, ध्यान रखें। पिछली बार जो मैंने आया था बताया था कि कुछ चैप्टर आप चाहें तो छोड़ दें, क्योंकि तब हम पूरी तरीके से चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब इस टेक्निक में क्या करना है, हमें हर चैप्टर देखना है, क्योंकि हर चैप्टर में कुछ 60 से 80% ईजी चीज़ें होती हैं, और उन 60-80% से ही हमारा जेईई मेन का क्वेश्चन बनता है। जिस चैप्टर में कठिन वाले बनेंगे वो तो हम वैसे भी छोड़ रहे हैं ना। तो यदि आपने इन टेक्निक को फॉलो किया, और प्लस जो पढ़ा हो, जैसे कोई बिल्कुल नया बच्चा आवे जिसने कुछ ना पढ़ा हो और वो सोचे कि ये टेक्निक फॉलो करके उसके नंबर आ जाएंगे, तो मुश्किल होगा। लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ा है, भले ही पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया है, उसको फ़ायदा मिलने ही मिलने वाला है, और जिन्होंने पहले भी अच्छा किया उनका स्कोर और अच्छा आने वाला है। ये जितना अच्छा देखिए एग्ज़ाम आपका होगा, हो सकता है आपके पिछली बार 99 परसेंटाइल ही क्यों ना आए हो, लेकिन आपके मन में कहीं रहा होगा यार पेपर मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ, या मान लीजिए 99 परसेंटाइल आए थे, और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके 99 परसेंटाइल आए थे और वो पेपर देने नहीं जा रहा, वो भी तो देगा ही ना। और मान लीजिए इस बार उसका पेपर खराब हो गया, और जितने पिछली बार आए थे, मान लीजिए आपके 99.5 आए थे, और इस बार 99 पॉइंट अगर 3 रह गए, तो मन में कसक सी रह जाएगी यार पेपर बिगड़ गया। और वो जो पेपर बिगड़ गया की जो फीलिंग आएगी ना, वो आपके एडवांस के पेपर को चौपट करेगी जाकर के। तो हम एडवांस के पेपर को चौपट करने की व्यवस्था ना बनाएं, इसलिए जहाँ पर थे हम पिछली बार उससे आगे जाना है, इसलिए ये टेक्निक सबको फॉलो करनी है। तो इससे आपका स्कोर ही नहीं बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो एक तो चीज़ पक्की हो जाएगी कि कुछ भी नहीं किया तो हमको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और कुछ लोग जो हताश है वो बिल्कुल हताश ना हो, आपको सबको एक एक कॉलेज मिल सकता है, अच्छा सीट मिल सकती है, बशर्ते आप इतना काम अच्छे से कर डालिए। अब कुछ चीज़ें और समझ लें। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये लिखना है, ये डिटर्मिनेशन चूंकि आपको अब करना पड़ेगा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ कि डेली करना है, पता लगे आज कर लिया कल फिर उदास हो गया, तो देखिए अगर इसी तरीके से करते रहे तो 2 साल तो हम वैसे भी खा चुके हैं अपनी ज़िंदगी के, ये 2 महीने भी खा जाएंगे, फिर तो कुछ नहीं होना है। तो पहला कमिटमेंट कि लिख करके करना है, तो दूसरा डेली करना है, डेली वर्ड को बहुत ध्यान रखना है। तो ये जो लोग डेली करते हुए जाएंगे उनको सफलता अपने को मिलनी ही मिलनी है। अब इसमें से कुछ चीज़ें, जैसे एक आध लेक्चर मैं बीच में और डालूंगा, कुछ ऐसे चैप्टर्स को लेकर के जो जनरली अपने को परेशान करते हैं, जैसे एरर एनालिसिस है। तो ऐसे एक आध बीच में जो मुझे टाइम जब कभी मिलेगा तो मैं आपको वीडियो लेक्चर और बना दूंगा। तो एरर को मैं एक आध लेक्चर में एक्सप्लेन करके कि कैसे वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन होता है, स्क्रू बेस का क्वेश्चन होता है। तो ये वाले जो छुटपुट चैप्टर हैं इनको मैं आपको वीडियो फॉर्मेट में भी दे दूंगा। तो कोशिश करूंगा कि 2-4 चैप्टर के आपके ये बन जाए, लेकिन आपको अपने लेवल पे फिर भी ये करते रहना है। तो मैं कोशिश करूंगा ये बन जाए, लेकिन ये नहीं भी होगा तो भी आपको जो टेक्निक मैंने आपको बताई है इस टेक्निक को अच्छे से फॉलो करते हुए रहना है, सारी चीज़ें आप करते चले जाइए, और फिर देखिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखो बेटा, ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम्हें करना है, तरीका मैं बताता रहूँगा और साल भर से बताता रहा हूँ। अब आपके देखिए मेहनत से बहुत सारी चीज़ें होनी है, पढ़ने से बहुत ज़्यादा नहीं होनी है। कोई चैप्टर छूटा था, नहीं छूटा था, पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, सब भूल जाइए। केवल यदि आपने इसको कर लिया इतनी चीज़ों को, तो आपको सफलता मिलनी ज़रूरी है। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपको एरर एनालिसिस का, और कोशिश करूँगा कि डिफ्रैक्शन का भी एक चैप्टर जो था वो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थ्योरी वाला चैप्टर आप पढ़ ही लेंगे। कम्युनिकेशन वाला चैप्टर जरूर पढ़ लीजिए फिजिक्स में, ये आपको फ़ायदा करेंगे। केमिस्ट्री में ऐसे ही आपका जो इनऑर्गेनिक वाला सेक्शन है वो देखिए, इनऑर्गेनिक बहुत हाई फाई होता है, लेकिन वो इनऑर्गेनिक जो हाई फाई होता है वो आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए होता है, जेईई मेंस में बहुत सरल आता है। यदि आपने केवल एनसीईआरटी के चैप्टर्स पढ़ लिए अच्छे से, खासकर पी ब्लॉक और डी ब्लॉक को, और बाद में जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, बायोमॉलिक्यूल्स, तो आप समझ लीजिए कि इन चैप्टर से आपके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ऑटोमेटिक मिलने वाले हैं। तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है साल भर इनऑर्गेनिक में, तो भी इन चैप्टर्स को यदि आप एनसीईआरटी में पढ़ लेंगे तो भी आप समझ लीजिए कि आपका नैया जो है वो पार हो जाएगी। तो बचा हुआ जो समय है इसकी कीमत है। एक एक समय मैंने देखे बड़ा सोच समझ के और सारी चीज़ें करके लिए मैं आपके लिए सारी चीज़ें बना के लाता हूँ।
कुछ बच्चे फॉलो करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, उनका रिजल्ट भी अच्छा आता है। कुछ बच्चे फिर भी नहीं करते हैं, तो उन बच्चों से बड़ी रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने लिए करो इसको यार, मेरे लिए ना करो, क्योंकि तुम अच्छा कर ले जाओगे तो तुम ही सफल होगे, तुम ही ज़िंदगी में कुछ बन जाओगे। और ये जो टेक्निक मैंने बताई है ये बहुत पावरफुल है। और दूसरा जो चीज़ मैंने बताया कि डेली अपने से प्रॉमिस करना है, आलस से नहीं करना है। देखिए आलस से हमारे मन का, हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे ही 2-4 दिन हमारी कोई चीज़ हो जाती है, अपन या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार हटाओ हमसे तो होने वाला नहीं है। ये दोनों ही चीज़ें जो है ये हमारे लिए समझ लीजिए मौत का न्योता है, हमारे कैरियर की बिल्कुल समाप्ति है, मौत है। इसलिए हमें डेली अपने मन के आलस्य से जीतना है। और वो मन के आलस्य से तब आप जीत पाते हैं जब हमारे ज़िंदगी में कोई उद्देश्य होता है कि यार ये काम करना है, और फिर उस आलस्य से ऊपर आइए। डेली का एक रेगुलर पैटर्न बनाइए। ये नहीं कि आज रात में 12 बजे पढ़ लिए और फिर सुबह 7 बजे तक धुलवा रहे हैं, सोए पड़े हुए हैं, इससे नहीं होना है। आप एक पैटर्न बनाइए। पैटर्न ये कुछ भी कि आज सुबह, जैसे इस समय गर्मियाँ चल रही हैं, आज सुबह जितना जल्दी उठ सकते हो आप 4 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, बजाय कि रात में आप देर तक आंखें फोड़ रहे हो। इस समय सुबह उठने का इतना फ़ायदा है। और सुबह उठ करके पहले आधा घंटा आप ताज़ी हवा में टहल लीजिए जा करके, आँख मुँह धुल करके आधी घंटा ताज़ी हवा। और उसके बाद जो चीज़ें जैसे इनऑर्गेनिक पढ़ना, ये वाली चीज़ें हैं, इनको आप फटाफट देख डालिए, कितना जल्दी आउटपुट आपको मिलेगा। देखिए सलाह देना मेरा काम है, अच्छी सलाह देना। जो बच्चे उनको मानेंगे वो ज़िंदगी में आगे जाएंगे और याद करेंगे कि भाई सर ने कभी मुझे बताया था। और मैं आपको बता दूं कि 2 साल बाद, अभी जब आप कॉलेज में चले जाओगे और उसके बाद जब होगा, तो जैसे आप जो मैं पढ़ाई आपको हम लोगों ने कराई है, ये पढ़ाई तो आपकी देखिए सिलेक्शन होते ही या सिलेक्शन ना होते ही ख़त्म हो जाएगी, फिर उसका एप्लीकेशन ख़त्म। लेकिन ये जो बातें मैं बताता हूँ कि ज़िंदगी में रेगुलरिटी रखिए और डेली लिख करके काम को फॉलो करिए, आलस से दूर भगाइए, सुबह जल्दी उठिए, या और भी जो अच्छी बातें मैंने आपको बताई, ये बातें ज़िंदगी भर हर जगह पे जब आप सफल होना चाहेंगे, क्योंकि केवल सिलेक्शन होते ही हमारी सफलता ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो जब ज़िंदगी में सफल होना चाहेंगे तब ये सारी बातें आपके काम में आएंगी। और तब अगर आपको ये याद आती है कि यार सर ने ये बात बताई थी बहुत अच्छी, वो हमारी असली सफलता है। क्योंकि पढ़ाया हुआ काम तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस पढ़ाए हुए के बाद जो बताया जाता है, जो जीवन में सिखाया जाता है, वो अगर याद रह जाता है तो ये असली बात होती है। और आप उस बात के लिए जब आप मुझे याद करेंगे तब वो असली मेरा थैंकफुलनेस होगा कि यार इस बच्चे ने जीवन में ये किया। और आपको अगर याद आ रहा है कि सर ने ये DT सर ने बताया था और इससे मुझे ज़िंदगी में बड़ा फ़ायदा मिला। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आप अकेले नहीं हैं, जिनको मैं एक बात बताता हूँ, उनमें से कुछ फॉलो करते हैं, कुछ ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। बहुत सारी कहानियाँ मेरे पास हैं, चूँकि वर्षों होता है पढ़ाते हुए हो गया मुझे। और वो बच्चे बाद में भी IIT कर लेते हैं, उसके बाद भी मिलने आते हैं, फिर बताते हैं कि सर आपकी ये बातें बताई हुई अच्छी लगती हैं, उनसे जीवन में मुझे और आगे बढ़ने को मिला है। तो वो हमारा असली रिवार्ड होता है। तो अब कुछ दिन बेटा और रह गए, ज़िंदगी बनाना तुम्हारे हाथ में। देखिए हम तो अपने अनुभव से और जो आप लोगों से सीखते हैं हम लोग कि किस बच्चे को कैसे प्रिपेयर कराना, वो सारा हम निचोड़ने की कोशिश करते हैं। और हर आने वाले अगले साल में, जैसे पिछले साल के बच्चों को जो सिखाया, उनसे जो हमने सीखा कि इनकी समस्याएं कैसे दूर की जानी चाहिए, वो मैंने आपको बताई। आपकी जो समस्याएं आएंगी, जो बच्चे मुझे फीडबैक देंगे, उससे जो चीज़ें प्लस माइनस मिलेंगी, उनको अगले साल के बच्चों को बताएंगे। तो ये पीढ़ी दर देखिए हमारा काम चला जाता है और आने वाले बच्चों को फ़ायदा होता जा रहा है। तो आप भी जो चीज़ें मैंने बताई, पहले डेली का लिखना है, डेली लिखना है, आलस से नहीं करना है। एक रेगुलर पैटर्न डेली का भी कम से कम 45 दिन का बना लीजिए कि रात में इतने बजे सोना है, इतने बजे सुबह उठना है। और कोशिश ये करिए सुबह इस समय जल्दी उठिए, क्योंकि जैसे ही 7-8 बजते इस समय भयानक गर्मी हो जाती है। तो इस समय आप कोशिश कर सकते हैं दोपहर का जो 2 से 4 का 1 से 4 का टाइम आप सोने में यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 घंटा सो लीजिए, 2 घंटा। रात में कम सो लीजिए, रात में आप 4 घंटे सो लीजिए, दिन में 2 घंटे सो लीजिए, 6 घंटे पूरे कर लीजिए। इस तरीके से यदि आप करेंगे तो हमारे दिमाग की मैक्सिमम एफिशिएंसी भी आ जाएगी, साथ ही साथ खुश रहिए। इस समय जो छूट मिल जाए तो घर से बाहर निकलना ना शुरू करिए, हमारा काम वैसे ही चलता रहना चाहिए। प्रसन्न चित्त रहिए। थोड़ी देर, यानी जब आप लगभग घंटे 2 घंटे पढ़ लें, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने में आप अपना मनपसंद गाना सुन सकते हैं, थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, 5-10 मिनट TV देख सकते हैं, छत पे ताज़ी हवा खा सकते हैं। क्या नहीं करना है कि पता लगे मोबाइल में लग गए और गाना सुनना शुरू, क्या नाम है, YouTube देखना शुरू कर दिया, फेसबुक में लग गए, व्हाट्सएप पे लग गए। ये सब काम नहीं करने, या बैठे और सो गए। जब सोना तो सोने के लिए सोइए, ऐसा नहीं कि आराम करते करते सो गए।
5 मिनट बैठिए, मेडिटेशन करिए और अल्फा ब्रीदिंग करिए, गहरी सांसें लीजिए जो मैंने आपको बताई थी। इस सबसे आप रिचार्ज रहेंगे। दिन भर खूब सारा पानी इस समय पीजिए, खाना भले कम खाइए, पानी खूब पीजिए, करिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत करते रहिए, परिणाम आपका अवश्य अच्छा आएगा। और जैसा होगा, कोई समस्या होती है तो आप व्हाट्सएप से हम लोग जुड़े हुए हैं, आप अपनी बात को शेयर जरूर करिए, हमसे पूछिए जरूर, जो संभव हमसे मदद हो सकती है, जिस फॉर्मेट में हो सकती है वो हम लोग आपकी करते रहेंगे, लेकिन मेहनत आप करते रहिए।